हाय गाइस, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल द ऑर्बिट ब्रिलियंट एकेडमी। मैं फैसल आप लोगों के सामने आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यह चैप्टर 11th में इंपॉर्टेंट है एज वेल एज ये बीकॉम के स्टूडेंट हो, बीबीए के स्टूडेंट हो, वहाँ पे भी एकदम सेम रोल प्ले करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बीकॉम बीबीए में तो ये 16 से 20 नंबर तक का चैप्टर्स वैल्यू करता है, जबकि यही चैप्टर जो है 11th में आपके लिए एटलीस्ट 10 to 12 मार्क्स का कवर करता है। तो चलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जानने से पहले हमें थोड़ा सा इसके बेसिक्स को समझना होगा कि आखिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। आप देखो, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा मोटिव क्या होता है? हम एट द एंड ऑफ पीरियड हम जानना चाहते हैं दो चीज़ें। एक, हमारे बिजनेस में जो बिजनेस हमने किया पूरे साल के दौरान, इससे हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, यानी प्रॉफिट लॉस आप एसरटेन करना चाहते हो। दूसरा जो आप इंपॉर्टेंट चीज़ पता करना चाहते हो तो वो ये चाहते हो कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था और आज के डेट में आपके फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी आप तरक्की के रास्ते पे हो, आगे बढ़े हो, या आप डिक्लाइन के तरफ हो, पीछे जा रहे हो, घट रहे हो, रिड्यूस हो रहे हो। तो ये दो चीज़ें जो होती है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अगर डेफिनेशंस की बात करें तो कहेंगे द स्टेटमेंट बाय विच वी रिपोर्ट प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। यानी दो की टर्म्स हो गया कि आप कह सकते हो कि द स्टेटमेंट, यानी ऐसा स्टेटमेंट बाय विच वी रिपोर्ट, यानी जिसके थ्रू हम रिपोर्ट करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी का, यानी लाभ हानि के बारे में, एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, और बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, यानी साल के अंत में या अकाउंटिंग पीरियड के अंत में हम दो चीज़ें जानना चाह रहे हैं जिस स्टेटमेंट के थ्रू, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, इसके अंदर हम दो चीज़ों को पढ़ते हैं। एक है इनकम स्टेटमेंट और एक होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आपको एक चीज़ और बता दूं छोटी सी, कि पहले इन दोनों स्टेटमेंट्स को ही हम मिलाकर फाइनल अकाउंट वर्ड भी लिखते थे। यानी फाइनल अकाउंट क्या होता है, तो आप कह सकते हो कि फाइनल अकाउंट वर्ड जो यूज़ किया जाता था पहले, ये इसी दोनों वर्ड्स को मिलाकर था। यानी फाइनल अकाउंट के अंतर्गत इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। चलो, अब हम आगे इसको फिर पढ़ते हैं। इनकम स्टेटमेंट में हम दो तरह की चीज़ों को बनाते हैं। एक है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, और जो दूसरा हमें इसमें बनाना होता है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट में हम दो चीज़ें बना रहे हैं। एक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हमें बनाना है और दूसरा हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने सीखना है। जबकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो होता है, इसके अंतर्गत हम सिर्फ एक चीज़ बनाते हैं, दैट इज बैलेंस शीट। ठीक है, तो चलो, ये तीन चीज़ें ओवरऑल हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बनाने सीखेंगे कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है, और बैलेंस शीट कैसे बनाए जाते हैं। चलो, इसको जानने से पहले थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में बेसिक्सली जान लें कि ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है, देन फिर बनाना भी सीख जाएंगे। ऐसे ही पीएनएल के बारे में और ऐसे ही बैलेंस शीट के बारे में। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, तो आप इसका डेफिनेशन कह सकते हो, द अकाउंट by which we add certain gross profit or gross loss of a firm। यानी ऐसा अकाउंट जिसके थ्रू आप बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस टर्म जो है ये आइडेंटिफाइड कर रहे हो। तो आप क्या कहोगे, द अकाउंट बाय विच वी एड सर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ ए फर्म इज कॉल्ड ट्रेडिंग अकाउंट। तो आप कह सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट वह अकाउंट जिसके बनाने से हमें ग्रॉस प्रॉफिट का हिंदी होता है सकल लाभ। मैं लिख दूं यहाँ पे आपको, अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो तो सकल लाभ और सकल हानि, ये वर्ड यूज हो गया। आप कह सकते हो कि इसको बनाने से हमें ये दो चीज़ों का पता चलता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्लियर है। अब ऐसे अगर हम ट्रेडिंग की जगह पीएनएल अकाउंट की बात करें तो आप कहोगे द अकाउंट बाय विच वी कैलकुलेट या एड सर्टेन, कुछ भी लिख दीजिए आप, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस
नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ अ फर्म। यानी आप कहेंगे कि वह अकाउंट जिसको बनाने से हम कैलकुलेट कर पाते हैं दो चीज़ें, या तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का, जिससे हमें पता चलता है, वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहलाता है। नेट प्रॉफिट नेट लॉस को हिंदी में क्या कहेंगे, तो ये शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि। कुछ लोग इसको निवल वर्ड भी यूज़ करते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, निवल लाभ निवल हानि, ये वर्ड भी हिंदी में यूज़ किया जाता है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप हमेशा इंग्लिश के टर्म्स को प्रीफर करो, फायदे में रहोगे। तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट समझ लिया कि अकाउंट जिसके बनाने से हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का पता चल रहा था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द अकाउंट जिसके बनाने से हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चल रहा। अब बैलेंस शीट को भी हम समझ लें यहीं पे। तो बैलेंस शीट जो है ये अकाउंट नहीं, ये दोनों तो अकाउंट है, वो एक स्टेटमेंट है। तो अब आप इसका डेफिनेशन कह सकते हो क्या, बैलेंस शीट द स्टेटमेंट बाय विच वी शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए फर्म एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। यानी बैलेंस शीट क्या होता है, तो आप कहोगे कि ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होता है, यानी इसके थ्रू फर्म का हम फाइनेंशियल पोजीशन को इंडिकेट करते हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। इसको चलो एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, आप ज़्यादा आसानी से समझ पाओगे। अब जैसे मान लो सपोज करो कि आपके पास दो लोग आते हैं, आपको बताते हैं कि हमारे पास एक आदमी है, पहला जो ए है वो बताता है कि मेरे पास 80 लाख रुपए का एसेट्स है। दूसरा आदमी है वो बताता है मेरे पास 30 लाख रुपए का एसेट्स है, यानी मेरे बैलेंस शीट में 30 लाख रुपए का एसेट्स है। सुनते ही आपको लगेगा 80 वाला ज़्यादा वैल्यूएबल है और 30 वाला जो है वो कम है। बट रुको, आप अगर बेवकूफ़ी की तरह सोच रहे हो तो यही सोचोगे, थोड़ा इंटेलिजेंट बनो। मुझसे पूछो आपके ऊपर लोन वोन क्या है भाई। अगर 80 वाला बताता है कि मेरे पर 75 लाख रुपए का लोन है, समझ रहे हो, और जो 30 वाला है वो बताता है मेरे पर कोई लोन ही नहीं है। अब आप फाइनेंशियल पोजीशन बताओ। फाइनेंशियल पोजीशन 80 वाला 75 के कर्ज में डूबा है, दैट मीन्स उसके पास रिकवर होने के लिए कुछ खास नहीं है। जबकि 30 वाले के पास कर्ज ही नहीं है, तो ऑब्वियसली उसके फाइनेंशियल पोजीशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बता सकते हो। तो फाइनेंशियल पोजीशन की जब बात कर रहे हैं तो वहाँ एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों हम शो करते हैं, बैलेंस शीट यही चीज़ है। ठीक है, तो हम चलो इसको और डिटेल से अब अंदर पढ़ते हैं कि इसको हम बनाते कैसे हैं, प्रिपेयर कैसे किया जाता है। ठीक है, इतना नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट पे आ रहे हैं। हम ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है बहुत ही आसान सा है, तो सिर्फ 4 कॉलम बनाए जाते हैं। ये लेफ्ट साइड का तो है, इधर ये डेबिट साइड हो गया, और जो ये राइट साइड है ये आपका क्रेडिट साइड हो गया। ठीक है, अब इन 4 जो कॉलम्स होते हैं, इन 4 कॉलम्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये हो गया आपका पार्टिकुलर्स, ये अमाउंट का कॉलम हो गया, फिर ऐसे ये पार्टिकुलर्स, और ये अमाउंट का कॉलम हो गया। बस ये 2 साइड आपके आराम से क्लियर है। चलो हम सीखेंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। नॉर्मल वे में हमारे पास जैसे ही क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन में सबसे पहले आप ढूंढो ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक जो क्वेश्चन में दे रखा होगा, ये पैसा आप यहाँ अंदर से यहाँ लिख दीजिए, लिख दी। इसके बाद और क्या क्या चीज़ें यहाँ होती हैं, 2 में परचेज, तो परचेज को हम इसको अंदर ही लिखते हैं। इसमें से रिटर्न अगर रहेगा तो हम वो रिटर्न को माइनस कर देंगे। परचेज रिटर्न के नाम से अगर दिया हो तो इस रिटर्न को आप इसमें से माइनस कीजिएगा, ये पैसा जो है आपका बाहर हो गया। अब इसमें चलो एक थोड़ा सा हम ट्रिक सीखें। रिटर्न में ना क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ये रिटर्न जो है ये 2 तरह का होता है, एक होता है जो परचेज रिटर्न है, और एक होता है जो सेल्स रिटर्न है आपका। अब इसके सिवा भी इसके और क्या क्या नाम है। हम कई बार परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न इस नाम से नहीं होता, आपको रिटर्न को और भी समझना है। इसका एक और नाम है रिटर्न क्रेडिट, कुछ लोग इसे इस नाम से भी इंडिकेट करते हैं, और इसको रिटर्न डेबिट लिखते हैं। तो आप इससे भी इसको रिकॉग्नाइज करोगे कि अगर डेबिट साइड में है तो वो सेल्स रिटर्न है,
और क्रेडिट साइड में है तो वो परचेज रिटर्न। इसको ऐसे समझो, परचेज हमेशा क्रेडिट होता है, उसका रिटर्न डेबिट होगा। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, उसका रिटर्न जो होगा वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके और भी नाम है, एक होता है रिटर्न इनवर्ड और एक होता है रिटर्न आउटवर्ड। चलो अब समझो, पहले इनवर्ड यानी हमारे पास वापस आया। हमारे पास वापस तब आएगा जब हमने बेचा था, यानी सेल्स रिटर्न। ऐसे रिटर्न आउटवर्ड हमने दूसरों को वापस किया। हम कब वापस करेंगे? जब हमने उनसे खरीदा था। तो इसको आप रिटर्न आउट भी लिख सकते हो, आउटवर्ड भी लिखा हो सकता है, आउटवर्ड्स। ऐसे इसका दूसरा जो नाम होगा वो रिटर्न इन भी हो सकता है और इनवर्ड भी लिखा हो सकता है, इनवर्ड्स। यानी आप समझ लो, रिटर्न तीन तरीके के आपके नाम से हो सकते हैं। परचेज रिटर्न हो, रिटर्न क्रेडिट हो, रिटर्न आउट हो या रिटर्न आउटवर्ड हो। ये सब परचेज रिटर्न का ही नाम है। ऐसे सेल्स रिटर्न के ये नाम है। मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि क्वेश्चंस में ट्रिक बनाने को नाम बदल दिया जाता है, आप तैयार रहिएगा उसके लिए। तो ये हो गया ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज में से रिटर्न माइनस हो गया। अब इधर और क्या हो सकता है? तो इसके साथ यहाँ पे होता है परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस। परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस किसको कहते हैं? तो परचेज से संबंधित, यानी हम जब सामान खरीदते हैं तो उसको अपने पास लाते हैं, लाने से रिलेटेड जितने भी खर्च आपको समझ में आ रहे हैं वो सारे खर्च इसमें हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या क्या हो सकता है कि एग्जांपल से आपको बता दो, जैसे कि क्या क्या नाम हो सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लाने में आपको क्या क्या देना हो जाएगा? कैरेज है, कैरेज इन है, कैरेज इनवर्ड लिखा रहता है। और क्या हो सकता है? लाने में मजदूरी वगैरह दे सकते हो, वेजेज है। इस टाइप के जो बहुत से खर्चे होते हैं ये परचेज रिलेटेड आइटम होंगे। ये आप अगर दिए रहें तो आप इनको भी डेबिट साइड में यहाँ पे लिख दीजिएगा, जो भी नाम होगा। जैसे वेजेज है तो वेजेज लिख दिया, कैरेज है कैरेज लिख दिया। ठीक है, तो ये और क्या हो सकता है यहाँ पे? फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी खर्च हो, फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग का आपका काम है, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस। अगर इन दोनों में से कोई भी खर्च हो जो फैक्ट्री से रिलेटेड हो या मैन्युफैक्चरिंग से हो। अब फैक्ट्री में क्या क्या यूज होता है? तो गैस है, ऑयल है, ये सब है। फैक्ट्री का रेंट दे रहे हो आप, ये सारे अगर कोई वर्ड्स हो तो उनको भी आप देख दोगे। ठीक है, तो फैक्ट्री से जिस वर्ड के साथ फैक्ट्री जुड़ गया वो उसके साथ फैक्ट्री में गैस, ग्रीस, ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें यूज होती है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, अब इसके सिवा अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस वर्ड लिखा हो तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इसी में लिए जाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी नॉर्मली जो होता है वही परचेज से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको ही हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। अब इसके सिवा और क्या क्या हो सकता है? तो जैसे इंपोर्ट वगैरह से रिलेटेड कोई खर्च हो, इंपोर्ट एक्सपेंसेस वगैरह हो। अब इंपोर्ट क्या है? देखो, आप माल अपने देश में खरीदते हो, बेचते हो तो सेल परचेज लिखते हो। अब भाई दूसरे देशों से आप माल मंगवा रहे हो तो ये भी तो परचेज ही है ना, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट। ठीक है, तो इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस है वो हो गया। ऐसे ही आप ला रहे हो तो इंपोर्ट करने में डॉक चार्जेस वगैरह दे रहे हो, डॉक चार्जेस हो गया, ये बंदरगाह पे आपको देना पड़ता है। ऐसे रॉयल्टी वगैरह भी देने पड़ते हैं कई बार। ठीक है, जब कोई चीज़ आप बनाते हो तो उसके बदले में जिन लोगों ने अपना पेटेंट करा रखा है उन लोगों को आपको बदले में कुछ देना पड़ता है। ठीक है, तो दैट्स वो सब चीज़ें भी होगी, रॉयल्टी वगैरह। इतना तो इधर का हो गया। इस साइड क्या क्या आएगा बेटा? तो इस साइड में सिर्फ दो आइटम है, एक है सेल्स, सेल्स लिख दीजिए, इसमें से लेस कर दीजिएगा सेल्स रिटर्न। सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस किया, ये पैसे आपके बाहर हो गए। समझ में आया? इधर दूसरा चीज जो होता है वो क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो भी आप इंडिकेट कर देंगे। इतना सा तो आपका हो गया। अब इसके बाद आपको देखना है क्या कि हम ज़्यादा और कम वाली चीज़ें। चलो, तो इसमें क्या होगा? अब जिधर ज़्यादा होता है उस साइड हम पैसे जोड़ लेते हैं। मैंने मान लिया हमारा क्रेडिट साइड जो है वो ज़्यादा है, डेबिट में कम है, तो हमने क्या किया? क्रेडिट साइड में उतने पैसे जोड़ के लिख दिए हमने।
ठीक है, समझो। चलो मैं इसको थोड़ा बता ही दूँ आपको कि अगर क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो जो निकल के आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा, जीपी। और अगर वही उल्टा हो, डेबिट साइड ज़्यादा हो, क्रेडिट साइड कम है, तो जो निकल के आएगा वो ग्रॉस लॉस कहलाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। तो अभी हमने माना कि हमारे पास फर्म में तो प्रॉफिट ही होगा, तो अब मैंने मान लिया इस साइड हमारा पैसा ज़्यादा है, उतना हमने जोड़ा, उतना ही लिख के यहाँ पे हमने डाल दिया। अब इस साइड के जितने भी आइटम्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको नाम बताया, इम्पोर्ट है, ठीक है, ये हो गया, या रॉयल्टीज़ वगैरह, तो ये सारे पैसे हमने ऐड कर लिए। इनमें से हम बैलेंस निकालेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो अब हम यहाँ पे इंडिकेट करेंगे किस नाम से, बताया आपको कि ग्रॉस प्रॉफिट से। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रैकेट में डाल देंगे, ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, बस ये वाला जो बैलेंसिंग फिगर एराइज हुआ वो यहाँ पे आपके जो है ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से हुआ, जिसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। आप आराम से ये टॉपिक कवर कर जाओगे। अब इसके अंदर छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, हम उसको भी थोड़ा डिस्कस कर ले। तो इसके अंदर पहला ट्रिक समझो, ये तो आप समझ गए। अब यहाँ पे एक दूसरी चीज़ें समझते हैं। हमने जर्नल में ओपनिंग एंट्री को सीखा था, अब यहाँ पे क्लोजिंग एंट्रीज हमें सीखने होते हैं। ऐसे इसका यूज होगा नहीं, बट सीखने के लिए हम सिर्फ सीख रहे हैं। देखो, क्लोजिंग एंट्री में हम जब करेंगे, क्लोजिंग एंट्री क्या होता है, जब हम अकाउंट को क्लोज कर रहे होते हैं तो सारे खाते को हम ट्रेडिंग या पीएनएल में डाल रहे होते हैं। तो अब ट्रेडिंग का हम क्लोज कर रहे हैं, ट्रेडिंग में ये सारे आइटम डेबिट में है, तो आप क्या करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होगा, टू में ये सारे आइटम आ जाएंगे। तब हम जैसे जर्नल एंट्रीज का अगर बना रहे हो तो कैसे बनाएंगे, तब हमारी एंट्री हो जाएगी। अब चलो क्लोजिंग एंट्री का डेबिट साइड का भी हम फिलहाल कर रहे हैं। डेबिट के लिए क्या होगा, तो हमारा ट्रेडिंग डेबिट हो रहा है, हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया डेबिट, टू में ये सारे आइटम डालो आप। टू में ओपनिंग स्टॉक अगर बनाने बोला है तो ओपनिंग स्टॉक है, टू में परचेज है, टू में डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, टू में अगर आपको जैसे ये है आपको बताया तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपका कोई परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस है, परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो इस टाइप का कोई भी आइटम रहेगा, सब यहाँ पे आप ऐसे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, टू में ये ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस, फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इंपोर्ट टैक्स, सारे आप ऐसे करके ये डेबिट में कर दोगे। अब क्रेडिट साइड को आप कैसे निकालोगे, क्रेडिट साइड में तो फिर यहाँ पे इसको ऐसे लिखोगे आप, ये सब डेबिट हो जाएंगे। तो डेबिट में तो सिर्फ ये दो चीज़ें हैं, सेल्स, तो सेल्स हो गया डेबिट, ऐसे क्लोजिंग स्टॉक है, तो आप यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक इसको भी डेबिट कर दीजिएगा। टू में आप क्या करोगे, तो टू में आप इसके अपोजिट वाले को, क्या चीज़ है, तो ट्रेडिंग अकाउंट, तो टू में हम ट्रेडिंग अकाउंट करके ये डाल देंगे, हमारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। क्लियर है, ये तो दो हो गए मेन, जो इसको हमने ट्रांसफर किया। अब इसके बाद एक फाइनल अकाउंट मैंने फाइनल एंट्री बनेगी क्लोजिंग एंट्री में ही, वो है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को दिखाने के लिए। तो ये तो हो गया आपका डेबिट और क्रेडिट के साइड का जो एंट्री आपको बनाने हैं ये। अब एक फाइनल अकाउंट मैंने फाइनल एंट्री और बनेगी, वो एंट्री क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट तो डेबिट होता है, तो ऐसे ही लिखोगे आप, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट कर दीजिएगा, टू में प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी अब जो ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस है वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया। ये प्रॉफिट है, ऐसे जब लॉस होता तो इसका उल्टा एंट्री बनेगा, लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट करके आप वो डाल दीजिएगा, निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, पक्का, तो ये तो हो गया डन। अब चलो इसमें कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बता दूं। अब ट्रिक में एक ट्रिक है ये क्लोजिंग स्टॉक के साथ ट्रिक, पहला ट्रिक अब हम समझते हैं क्लोजिंग स्टॉक के साथ क्या ट्रिक है। क्लोजिंग स्टॉक में ध्यान रखिएगा कि क्लोजिंग स्टॉक का जो ट्रिक है वो ये है, क्लोजिंग स्टॉक इफ इनसाइड ट्रायल बैलेंस दे रखा है, इनसाइड, अब इनसाइड
ट्रायल बैलेंस दे रखा है, इसको टीबी लिख देता हूँ, इनसाइड ट्रायल बैलेंस दे रखा हो तो सो ओनली इन बैलेंस शीट। अगर क्लोजिंग स्टॉक जो है ट्रायल बैलेंस, जो आपका डब्बा में क्वेश्चंस दिया रहता है, ट्रायल बैलेंस तो आपने चैप्टर किया है, ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा हो तो सिर्फ बैलेंस शीट में शो होगा, यहाँ नहीं दिखाएंगे हम, ठीक है। बट अगर इन ये अब इसी का केस, इफ सो आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है एक स्टेटमेंट की तरह, तब आप यहाँ पे भी शो करोगे इन क्रेडिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। यानी क्लोजिंग स्टॉक के साथ जो ट्रिक है वो क्या बताया आपको कि क्लोजिंग स्टॉक के साथ जो ट्रिक है वो ये है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक इनसाइड ट्रायल बैलेंस, जो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दे रखा है उसके अंदर दे रखा हो तो हम क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे नहीं शो करेंगे, ठीक है। और अगर वही आउटसाइड ट्रायल बैलेंस एक नीचे स्टेटमेंट की तरह दे रखा हो तो यहाँ पे शो होगा। एक चीज़ ये हो गया। दूसरी चीज़, और ये जो परचेज और जो ओपनिंग स्टॉक, इनका रिलेशन होता है। अगर क्वेश्चंस में एडजस्टेड परचेज वर्ड लिख रखा हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज ये वर्ड दे रखा हो, तो एडजस्टेड परचेज दे रखा हो तो क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट तब भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि समझ लो एडजस्टेड परचेज क्या होता है, तो ये होता है परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये करके निकला हुआ है। तो ऑब्वियसली जब परचेज में हमने ओपनिंग जोड़ ही दिया और क्लोजिंग को माइनस कर ही लिया, तो ये दोनों मिला के एडजस्टेड परचेज होगा, तो ना तो ओपनिंग का ट्रीटमेंट होगा ना क्लोजिंग का ट्रीटमेंट होगा। क्लियर है? अब इसके जगह एक और चीज़ ध्यान रखना कि ओपनिंग, परचेज और परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस, ये तीनों जोड़ा हो, उसमें से क्लोजिंग घटा हुआ हो, तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। चलो वो भी हम सीख ही ले यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कई बार क्वेश्चन में ये निकालने के लिए दिया जाता है, तो अब आप करोगे क्या, इसका तरीका होता है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ले लिया, इसमें परचेज को ऐड कर दीजिए, अगर कोई रिटर्न है तो माइनस कर दीजिए, परचेज रिटर्न में प्लस कर देते हैं हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई भी दिया हो, ये ध्यान रखिएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें प्लस हो गया और इसमें से माइनस करते हैं हम क्या चीज़, क्लोजिंग स्टॉक को। तो ये जो टॉपिक है ये निकल के आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी ये वाला जो टॉपिक आप निकाल रहे हैं ये कहलाता है COGS। शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे COGS, इस नाम से भी इसको हम जानते हैं। ओपनिंग स्टॉक समझते हो, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, कई बार क्या होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ये दोनों को मिलाकर हम नेट परचेज वर्ड लिखते हैं, तो ये भी आप तैयार रहिएगा। अगर क्वेश्चन में नेट परचेज दे रखा है तो दैट मीन्स परचेज में से रिटर्न माइनस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, तो मैंने बता दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये सारे आइटम जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकता है, तो परचेज रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हो, या फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस हो, फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस हो, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड एक्सपेंसेस हो, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब भी वही होता है चीज़ों को बनाना, जहाँ पे हम फैक्ट्रीज में ही ये सारी काम भी होते हैं। तो ये अगर चीज़ें दी हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने अगर क्वेश्चन में बोला हो तो आप आराम से निकालोगे। ओपनिंग स्टॉक है उसमें परचेज को जोड़िए, उसमें रिटर्न है तो माइनस कर लो, कोई भी परचेज से रिलेटेड खर्च हो, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्च हो, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्च हो, सबको जोड़िए और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दीजिए, आपका निकल के आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया, एक और छोटा सा चलो हम नोट यहाँ पे कवर कर लें, मैं इसको मिटा ही देता हूँ, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ को और कर लो कि अगर कई बार क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट भी दे रखा हो और तब COGS निकालने बोलो, तो COGS निकालने का एक तरीका ये भी होता है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, GP लिख देता हूँ, ठीक है।
अब इस तरीके से भी आप COGS निकाल सकते हो। नेट सेल का मतलब मैंने भी बता दिया, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न होगा। GP आप समझते हो, ग्रॉस प्रॉफिट, जो हमने सीखा है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐसे भी निकाल सकते हैं। आप चाहो तो एक और इससे हम नेट सेल्स भी निकाल सकते हो, उसको इधर ले आओ, ये प्लस हो जाएगा COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट करके भी आप निकाल सकते हो। अब दूसरा, अगर ग्रॉस प्रॉफिट की जगह लॉस दिया रहता है सपोज करो क्वेश्चंस में, तो हम क्या करते हैं, COGS का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है। COGS इज इक्वल टू ऐसे ही नेट सेल्स प्लस GP हो जाता, सॉरी ग्रॉस लॉस हो जाता। ठीक है, ये आपका निकल के आ जाता नेट सेल्स। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो ये सारे टॉपिक को आप कवर कीजिए। इन टॉपिक से आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस भी कवर होंगे। और हमें एक्चुअली देखो ये है कि जो हमें ट्रेडिंग अकाउंट सीखना है वो एडजस्टमेंट की टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे। दैट्स, तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट आई होप पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। इसे आप नोट डाउन करके इसके नोट्स तैयार करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, और जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों बनाना सीखेंगे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।